हेलो जी। शुरुआत कर लेते हैं आज के दूसरे वीडियो की। खैर टाइम तो 12:15 हो गया, डेट तो चेंज हो गई है, बट फिर भी आज के दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सरकारी एनबीएफसी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है इरडा। और एक बहुत ही नीश सेगमेंट में जाके लोग लोन करते हैं और बहुत सारा रिटेलर इसमें फंसा हुआ भी है कि भाई जब ये पीएसयू का रैली आया था तब इस स्टॉक के पीछे बहुत लोग भागे थे और अब उल्टे सुल्टे दामों पे बहुत गलत गलत वैल्यूएशन पे लोग अब फंसे हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये एनबीएफसी करता क्या है, एनबीएफसी चलता किस तरीके से है और बाकी एनबीएफसी से ये अपने आप को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो 45,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो पहले कुछ चीज समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि एनबीएफसी कंपनी चलता कैसे है, एक बिजनेस मॉडल ऑफ एनबीएफसी कंपनी क्या होता है। तो देखो ये समझने के लिए आपको तीन चार चीजें, चार पांच चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई आपको पहले देखना पड़ेगा उस कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है। देखो कॉस्ट ऑफ फंड्स विल डिटरमाइन व्हाट द कंपनी इज गोइंग टू लेंड फॉर। अब अगर कोई कंपनी है जिसका कॉस्ट ऑफ फंड्स 15% 16% है तो वो जाके 700 800 सिबिल स्कोर वाले कस्टमर को होम लोन तो नहीं कर सकता। ये चीज तो हमें समझ में आती है। तो अगर हम बात करें जिसका कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा होगा वो अपनी बुक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके चलेगा और ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करेगा। तो जो अरमान फाइनेंस है उसका कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है इसलिए वो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है, ना कि वो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है इसलिए उसका कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है। ये दो बहुत अलग अलग चीजें, इनको हमें समझ के चलना पड़ेगा। आप रिस्की लोन कर रहे हो इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा नहीं है, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है इसलिए आप ज्यादा रिस्की लोन कर रहे हो। ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर आज आपके पास कॉस्ट ऑफ फंड सपोज 5% का है तो आप 3% का स्प्रेड बना के किसी भी अच्छे कस्टमर को एक अच्छा होम लोन दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड ही 15% 16% है तो आपको ज्यादा रिस्की कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बन पाएगा, नहीं तो आपका बात बनेगी। अब आगे आपका पैसा का रेट हमें पता चल गया कि भाई आप एक्स अमाउंट के ऊपर पैसा उठा पा रहे हो। अब उस एक्स अमाउंट के ऊपर आप पैसा कहां से उठा पा रहे हो, क्या आप ओपन मार्केट से पैसा उठाते हो, क्या आपको इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा उठाना पड़ता है, क्या आप उसका बॉन्ड इश्यू करते हो, या आपको किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाता है जैसे कोई एनएचबी वगैरह हो गया, वहां से आपको पैसा मिल जाता है अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो। तो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ फंड्स, आपके पास पैसा आ कैसे रहा है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी के केस में आपके पास कासा बुक तो है नहीं, आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं है। तो आपको जो भी फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल सोर्सेस से करना पड़ेगा। इंटरनली तो आप सिर्फ इक्विटी डाइल्यूट करके या बॉन्ड इशू करके ही पैसा उठा सकते हो। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो जो बात करें हम इरडा के बारे में तो इरडा की कॉस्ट ऑफ फंड्स या सोर्सिंग ऑफ फंड्स इज नॉट एन इशू। आपको देखने को मिलेगा 7.6% के आसपास पे ये लोग फंड उठा पाते हैं, चाहे कितना ही खराब इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट हो और चाहे कितना ही अच्छा इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट हो। इनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स इज एज गुड एज कांस्टेंट। ये प्लस माइनस 2% हो जाता है, उससे ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता ही नहीं। एक चीज हमें ये समझ में आ गई। सेकेंड चीज हो जाती है हमारी यील्ड, कि आप उसके ऊपर यील्ड कितना कमा पा रहे हो। कि भाई अगर आप 15% पे आपकी कॉस्ट ऑफ फंड है तो आपको 30% का लोन करना पड़ेगा जिससे आप पैसा बना पाओ। तो आपकी यील्ड कितनी है, इनके केस में इनकी यील्ड भी क्या है। तो ये उस तरीके का एनबीएफसी कंपनी है जिसका स्प्रेड विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप देखो इरिडा का स्प्रेड पिछले 7 8 9 क्वार्टर 10 क्वार्टर से कोई बहुत तगड़ा वेरिएशन नहीं लेके आ रहा। हाँ कभी वो 2.6 का 2.8 हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 का 2.6 हो जाता है, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो इनका क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड फिक्स्ड है, यील्ड फिक्स्ड है, तो बीच में जो ये पैसा बना सकते हैं वो भी फिक्स्ड। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। उसके बाद एक एनबीएफसी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो कितना लेवरेज कर सकती है। कि भाई लेवरेज करने से क्या होगा, आपका आरओई का नंबर ऊपर जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स ऊपर जाएगी कि भाई आप अपना 10 पैसा लगा के बाहर का कितना रुपया अपने अंदर लेके आ सकते हो, वो चीज हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि देखो अगर आप सपोज खुद अपना ही धंधा चालू करने की कोशिश करो तो एज एन एनबीएफसी वुड फेल, आप काम कर ही नहीं पाओगे। कि भाई मैंने अपना 10 रुपया उठाया और उसको ब्याज पे लगाने की मैंने शुरुआत करी, तो क्या होगा, आपका जो आरओई है उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू लेवरेज। लेवरेज तो आपको कुछ है ही नहीं तो आप उसको 1 मान लो। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा डिवाइड बाय टोटल एसेट, एसेट इज डेट प्लस इक्विटी, आपकी तो सब कुछ इक्विटी इक्विटी है। तो दैट नंबर वो बहुत ही छोटा है। वहीं अगर आप उसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम लेवरेज कर देते हो, उसको आप उस नंबर को 5 6 गुना बढ़ा सकते हो, उस नंबर को आप और मल्टीप्लाई करा सकते हो।
तो एक एनबीएफसी कंपनी के लिए लेवरेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एनबीएफसी कंपनी ऑन द हायर साइड 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकती है, ये चीज हम अभी समझ चुके हैं। चलिए, उसके बाद में क्या देखना होता है, उसके बाद आती है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपकी एसेट क्वालिटी कैसी है। कि भाई आपने पैसा बाहर दे तो दिया, अब वो क्या पैसा वापस घूम के आपके पास आ भी रहा है। देखो, जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कर रही हो, होम फाइनेंस लेंडिंग कर रही हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडिंग कर रही हो, किसी भी तरीके का लेंडिंग कर रहा हो, अगर उसका बाहर दिया हुआ पैसा अंदर नहीं आएगा तो वो सबसे पहली चीज क्या करेगा, बाहर पैसा देना बंद कर देगा। तो सपोज यू आर एन एनबीएफसी कंपनी डिसबर्सिंग होम लोन्स, जो बहुत ही सिक्योर्ड है, बट आपके जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, आपकी ईएमआई वापस आना बंद हो जाती है। तो पहली चीज आप क्या करोगे, आप अपने डिसबर्समेंट को रोकोगे कि भाई पहले जो पैसा बाहर गया हुआ है उसकी रिकवरी पे हम फोकस करते हैं, बजाय कि और ज्यादा डिसबर्समेंट करें। तो ये चीज हमें समझना है। तो हमें देखना है कि एसेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपका। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड का कोई चक्कर ही नहीं है, स्प्रेड इज ऑलमोस्ट सेम। तो आपकी एसेट क्वालिटी के ऊपर ही सारी की सारी कहानी, कि अगर आपकी एसेट क्वालिटी ठीक चलती रही तो ये ऐसा कंपनी की कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर सकता है, प्रोवाइडेड ये इनका एटीएम ग्रोथ कंटिन्यूस आ सके। तो इनको कभी ऐसा नहीं होता कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है तो मार्जिन कम हो गया, या ऐसे सेगमेंट में घुस गए जहां पर यील्ड कम हो गई, तो ऐसा इनके साथ केस नहीं है। इनके स्प्रेड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। the main point of consideration is AUM growth and asset quality, जो हैंड इन हैंड चलता है। अगर आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है तो आपका एयूएम ग्रोथ अच्छा है, अगर आपका एयूएम ग्रोथ अच्छा है तो इसका मतलब आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है। ये चीज भी हमें समझ में आ गया। अब आ जाता है थोड़ा नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ये अपने आप को बाकी एनबीएफसी कंपनी से डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोन देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में, कि भाई कोई सोलर फार्म बिठा रहा है, उसमें उसको 10 लाख सोलर के पैनल्स बिठाने हैं, तो उसके लिए लोग लोन देंगे। कोई विंड पावर प्लांट बिठा रहा है, उसके लिए लोग लोन देंगे। कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहा है, उसके लिए लोग लोन देंगे। कोई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स बना रहा है या बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स बना रहा है, उसके लिए लोग लोन देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सोलर प्लांट लगा लिया, अब उसको उसके ट्रांसमिशन के लिए चाहिए कि भाई मेरी बिजली तो बन रही है, अब बिजली को मेरे को ट्रांसपोर्ट भी करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके लिए मेरे को ट्रांसमिशन लाइन बिठानी पड़ेगी, उसके लिए ये लोग लोन देते हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये उसके लिए लैंडिंग करता है। सो इनका एक बहुत ही नीश सेगमेंट है। जैसे हम देखते हैं कि आवास हो गया, होम फर्स्ट हो गया, ये अफोर्डेबल होम लोन कंपनी। जो हमारा बजाज फाइनेंस है, पूना वाला फिनकॉर्प है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है। ऐसे ही इरडा एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ जो रिन्यूएबल एनर्जी इस वाले सेगमेंट में आके लैंडिंग करा। ये चीज भी हमें समझना है। अब आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें, 29% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49%, ये सब ठीक है। बट पैट का नंबर आप जैसे देखने जाओगे आपको पता चलेगा 36% के आसपास का डिग्रोथ आ गया पैट में। अब ये क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा बताते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 26% के आसपास का एयूएम ग्रोथ है। एयूएम ग्रोथ नंबर भी ठीक ठाक लग रहा है, पहले से रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है, बट ऑप्टिकली स्पीकिंग 26% इज अ गुड नंबर टू ग्रो एट विथ रिस्पेक्टिव टू देयर साइज ऑफ लोन बुक। अगर हम देखने जाएं तो वो नंबर भी ठीक ही देखने को मिल रहा है। डिस्बर्समेंट में भी 31% के आसपास का ग्रोथ आ गया। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है एसेट क्वालिटी के अंदर में। अब ये हुआ क्या है कि आप जिस सेक्टर को लोन देने जा रहे हो ना, वही थोड़ा सा डाइसी है। अब आप देखो, आप एक सोलर प्लांट बनाने वाले को लोन दे तो आपने एक एक इनिशियल स्टेज पे एक लैंडिंग करी। तो पहले वो प्लांट बनेगा, प्लांट बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब क्या उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो भी पाएगा जितना आपने लैंडिंग कर दिया। सपोज 1 करोड़ रुपए का प्लांट बना, 1 करोड़ रुपए के प्लांट पे 12% का रिटर्न आ रहा है, आपकी ने तो 12% पे खुद ही लैंडिंग कर दिया है। तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या आपको पैसा मिलेगा, क्या, वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर रहता है। पर ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ पार्ट इनका सरकारी स्कीम्स में भी जाता है, कुछ पार्ट प्राइवेट स्कीम्स में भी जाता है। तो जिस सेक्टर को आप केटर करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो एक बहुत नेसेंट स्टेज पे है, अभी इनिशियल फेजेस पे है, और उसका रिटर्न रेशियो हमें पता नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप घर के बारे में बात करो, अगर आप घर के बारे में बात करते हो तो आप जाके उस घर में रह रहे होते हो, आप आदमी को लोन दे रहे होते हो, वो उस घर में जाके रहेगा। तो द लास्ट थिंग यू वुड डिफॉल्ट ऑन इज देयर होम लोन्स। ऐसा केस रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में नहीं है। आप एक विंड पावर प्लांट बनाने गए,
और विंड पावर प्लांट बनाते बनाते आपका सारा खर्चा हो गया, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर रिटर्न नहीं निकाल पाए तो नहीं निकाल पाए, आप उठा के ले जाओ विंड मिल। आईआरडीए विंड मिल उठा के थोड़ी ले जाएगा, या उठा के ले भी जाएगा तो उससे उसका पैसा थोड़ी रिकवर हो जाएगा। एंड ऑफ द डे हमें मतलब है रिकवरी, वो चीज यहाँ पर मुझे भी देखने को मिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आती है देखने को। अगर हम ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो दैट ग्रॉस एनपीए जंप फ्रॉम 2.2% टू 4.3%, विद एन नेट एनपीए जंप फ्रॉम 1% टू 2.06%। मतलब ऑलमोस्ट दोनों की चीजें डबल से भी ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा इनके नंबर्स को, बैलेंस शीट को और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि इंटरेस्ट इनकम में 29% का ग्रोथ आया, बट जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट में 88% के आसपास का जंप आया। अब देखो, एक एनबीएफसी की बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। एनबीएफसी की बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है, कि भाई आपने लोन दे रखा था 10% पे, वो 10% का ब्याज आया, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो। उसके बाद उसमें से हटा दो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपने किसी रेट पे पैसा उठाया भी है तो उसको आप हटा देते हो, तो वो आपका बचता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें 29% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। उसमें से आप हटाते हो आपका खर्चा केपेक्स, कि भाई मेरे को एक नई ब्रांच बिठानी पड़ी, मेरे को 10 नए एम्प्लॉय हायर करने पड़े, मेरी ब्रांच का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, कॉफी मशीन का बिल, मेंटेनेंस का बिल, सिक्योरिटी का बिल, इन सारे बिल को आप हटा दो, तो नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें 49% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो आपकी इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ थी वो 29% की थी, बट खर्चे 29% से नहीं बढ़े, खर्चे शायद 5-10% से बढ़े, इसलिए आपको जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। 49% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप दो मेन चीजें हटाओगे, एक आप हटाओगे टैक्स, दूसरा आप हटाओगे प्रोविजंस। टैक्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कि भाई अगर 25% लग रहा है तो 25% ही लगेगा, 30% लग रहा है तो 30% ही लगेगा, टैक्स में वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन आता है प्रोविजंस के अंदर। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस वो पैसा है जो आज आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के साइड रखते हो कुछ खराब होने वाले लोन्स के लिए। सपोज आपने 100 रुपए का डिस्बर्समेंट कर रखा है, 100 रुपए के डिस्बर्समेंट में आपको लगता है यार ये 10 रुपया हो सकता है मेरा वापस ना आए, तो आज जो आपका कामकाजी मुनाफा है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कामकाजी मुनाफा सेम थिंग। तो आज जो आपका कामकाजी मुनाफा है, आप उसमें से कुछ पैसा उठाते हो और उसको साइड में रखते हो कि यार ये जब मेरा 10 रुपया नहीं आएगा तो ये मेरी उसकी रिकवरी में काम आएगा, या उसके पीछे मैं इसको थोड़ा सा आज ही साइड निकाल के रख देता हूँ, ये मैं अपने प्रॉफिट में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो वहां पर मेरा 10 रुपए का घाटा हो चुका है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर कोई भी कंपनी प्रोविजंस को बढ़ा रहा है तो वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही चीज बताने की कोशिश कर रही है कि आगे चल के हमारी एसेट क्वालिटी खराब होने वाली है, आगे चल के हमें थोड़ी सी ग्रॉस एनपी टर्म्स में, नेट एनपी टर्म्स में प्रॉब्लम आते भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कामकाजी मुनाफा तो 49% से बढ़ गया, बट आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 88% से बढ़ गया। इसकी वजह से आपका नीचे का सारा पैट ही गायब हो गया। जैसे ही पैट गायब हो गया, मतलब 36% के आसपास का पैट में डीग्रोथ हमें देखने को मिल गया। अब ये हुआ क्यों और हुआ कैसे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप, अच्छा उससे पहले एक और चीज, हमें एसेट क्वालिटी टर्म्स में एक और चीज देखनी होती है, प्रोविजन कवरेज रेशो, कि भाई आज आपको क्या लग रहा है कि कितने परसेंट लोन्स आपके खराब हो जाएंगे और उसके बदले में आपने कितना परसेंट पैसा निकाल के रखा हुआ है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि भाई 100 रुपए का आपने डिस्बर्समेंट किया है, 10 रुपए का लोन आपको लग रहा है खराब हो गया है, तो आज अगर आप 10 रुपए के लिए 5 रुपए निकाल के रख देते हो, 5 रुपए मेरे इस खराब हुए वाले लोन की तरफ चले जाएंगे, तो योर प्रोविजन कवरेज रेशो इज 50%। और जो एनबीएफसी कंपनी इतने नेसेंट स्टेज पे है या इतने नेसेंट इंडस्ट्री को केटर करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए पीसीआर बहुत ही बुरा है। तो पीसीआर ये इंडिकेट करता है कि भाई कितना परसेंट अगर लोन खराब होने वाली कैटेगरी में है और उसके लिए उसके टोटल अमाउंट का कितना परसेंट पैसा हमने साइड निकाल कर रखा है। तो आइडियली इन सारी कंपनियों के लिए पीसीआर शुड बी एनीवेयर बिटवीन 80 to 90%, मतलब 85% के आसपास हो तो बहुत बेहतरीन नंबर माना जाता है, और उसको ही हम एक्चुअल पैट मान सकते हैं। उसको निकालने के बाद जो पैट आ रहा है उसको पैट मान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये नंबर 85% हम पहुंचे कैसे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई आज तो आप आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 35-40% का भी पीसीआर मेंटेन करके चल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। बट एक ना एक दिन एज ए शेयर होल्डर हमें नहीं पता कि कंपनी के अंदर
डायरेक्टली चल क्या रहा है, हमें एवरीडे अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा होगा कि एक क्वार्टर में लोग आएंगे और कहेंगे कि यार हमारा तो पूरा का पूरा नोटबुक ही खराब हो गया और हमें अब तो बहुत ज्यादा प्रोविजन करने पड़ रहे हैं और इसलिए हमारा पैट बिल्कुल ही गायब हो गया, जैसा अभी इरडा के केस में हमें देखने को मिला। तो पीसीआर शुड बी 85-90%। 90% पीसीआर का मतलब है कि यार मैं 10% इम्पैक्ट लेके चल रहा हूँ मेरे पैट में, तो अगले क्वार्टर की जब मैं रिजल्ट निकालूंगा तो शायद 10% के आसपास का वेरिएशन आ सकता है, उससे ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज होती है, बट यहाँ पर ये कंपनी वो चीज नहीं कर पाई। पहले ही इनका पीसीआर 52-53 था, उसके बाद इनके इतने ज्यादा प्रोविजन बढ़ गए, 88, 89, 90% के आसपास के इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ, उसके बावजूद इनका पीसीआर रेशो गिर गया 45% आ गया। इसका मतलब क्या है, द स्केल एट विच देयर ग्रॉस एनपी हैज रिजन इज स्टुपेंडस, मतलब वो बहुत ज्यादा पेस पे ऊपर चला गया और आपका प्रोविजन उस पेस पे ऊपर नहीं जा पाए, और उस पेस पे प्रोविजन ऊपर जाने के बावजूद आपका पैट जो है वो 36% से गिर गया, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है कंपनी का। तो यहाँ पर तो कुछ भी कंपनी को मतलब अच्छे साइंस तो दिखने को मिल नहीं रहे। अच्छा, अब फाइनली इनके नोटबुक सेगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 24% लोन बुक कम्स फ्रॉम सोलर इंडस्ट्री, 13% विंड से आता है, 11% हाइड्रो से आता है, और उसके बाद जो छोटे मोटे सेगमेंट है वहां से आता है। तो मेजरली ये लोग सोलर विंड और आपका सोलर विंड और हाइड्रो के लिए ये लोग लोन करने का काम करते हैं। और पैन इंडिया प्रेजेंस है, 24 स्टेट में इनका प्रेजेंस है, हर जगह ये चले हुए हैं क्योंकि सरकारी कंपनी है, तो वहां पर भी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कंसर्निंग थिंग राइट नाउ इज डिटोरेटिंग एसिड क्वालिटी। आपकी एसिड क्वालिटी क्यों खराब हो, तो उसके बहुत सारे कारण है कि भाई आप एक ऐसी इंडस्ट्री को दे रहे हो, आप जिस तरीके से लोन दे रहे हो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर हम इनका स्प्लिट देखें बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, तो 28% इनका गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स को जाता है, और 72% इनका प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ जाता है। तो ये चीज में हमें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं थोड़ी सी वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। द कंपनी स्टिल ट्रेडिंग एट 4 टाइम्स प्राइस टू बुक, मतलब बहुत महंगा, बहुत महंगा। अगर आप देखने जाओ, एक अच्छी एनबीएफसी कंपनी जो बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है, 35-40% के आसपास का ग्रोथ दिखा रही है, ग्रॉस एनपी नंबर, नेट एनपी नंबर इंप्रूविंग ट्रेंड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी है, अच्छी इंडस्ट्री में है, वो आज के दिन कमांड कर रही है 4-4.5, 5 टाइम प्राइस टू बुक। यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसका पैट 36% से गिर गया है, एक नेशनल इंडस्ट्री में है, पीसीआर रेशियो गिर गया है, मतलब आगे आने वाले टाइम में रिस्क बढ़ा है। एज अ शेयर होल्डर मेरा रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट हैज गॉन अप मल्टीफोल्ड्स, क्योंकि कंपनी ने आज ही बता दिया कि हमारे प्रोविजन इतने ज्यादा हो गए हैं, ग्रॉस एनपी नंबर बढ़ गए हैं और पीसीआर हमारा और भी कम हो गया है, तो मेरे लिए रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद ये 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब वैल्यूएशन का तो यहाँ पर कोई सर पैर है ही नहीं। और इसका एक ही रीजन है, पब्लिक रिटेल पार्टिसिपेशन। ये जो पीएसयू की रैली आई थी, तो उसमें इरडा को पब्लिक ने बहुत पसंदीदा तौर पे खरीदा था, इसकी वजह से इतना ज्यादा नंबर इन्फ्लेट हो गया। अब देखो, सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है क्या आज आपके पास इंडियन मार्केट में ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जो इरडा से बेहतर ग्रोथ दिखा रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एयूएम, रेवेन्यू, पैट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ग्रॉस आपका ग्रॉस एनपी, नेट एनपी के टर्म्स में? हाँ, 101% है। क्या इरडा एक ऐसी इंडस्ट्री को केटर करने की कोशिश कर रहा है जो शायद अगले 10 साल में एकदम छप्पर फाड़ के निकलेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर देगी, 500-700-800% का ग्रोथ कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, चाहे ग्रोथ कितना भी हो, अनसर्टेनिटी उससे बहुत ज्यादा है। ये चीज भी हमें समझ पा रही। तो ना तो कोई इरडा ऐसी इंडस्ट्री में है कि उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ना इरडा के एटीएम ग्रोथ नंबर्स, रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स अच्छे हैं, ना इरडा की एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो फिर हम उसको उतना प्रीमियम दे क्यों रहे हैं हमारे पास जब अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं? So public money, why would the public money or the DIS or FIS money would go towards IRIDA rather than those options? So IRIDA का वैल्यूएशन कंप्रेशन यहाँ से होना चाहिए, होगा नहीं होगा वो मार्केट पे डिपेंड करेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करेगा, सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप आज हार्डकोर नंबर्स के ऊपर देखने जाओ, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करो, तो कोई सेंस नहीं बनता कि आज के दिन IRIDA 4 टाइम प्राइस पे ट्रेड करे। तो चलिए, यही थी कहानी। एक हमने और एनबीएफसी कंपनी को पढ़ने की कोशिश करी, एक सरकारी एनबीएफसी कंपनी को पढ़ने की कोशिश करी। अभी के लिए तय रखें।
थैंक यू।